मतलब आपके मम्मी पापा नहीं थे? थे बट वो छोड़ के चले गए थे। और जिसके पेरेंट्स नहीं है इस दुनिया में तो वो दुनिया में सबसे बड़ा अभागा इंसान है। कौन सी कंट्री से आप आए हो और कौन सी कंट्री जाने का प्लान बन रहा है? मैं थोड़ा रिवील तो नहीं करना चाह रहा था बट कोई बड़ी कंट्री होने वाली है। क्या मतलब यूएस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब ये ऐसा था कि मैं अभी भी जितना सोच पा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अभी आया ही नहीं, वहीं पर हूँ। एयरलाइन का कुछ हुआ था ना आपका, वो अभी कुछ वीडियो वायरल भी चल रही है। ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने कंप्लेन की। मैंने कंप्लेन की ही नहीं। उन्होंने खुद रियलाइज़ किया कि शायद इनको एक परेशानी हो रही है और उन्होंने $100 वापस कर दिया। कभी भी किसी के रिलेशन के क्लोज आते हैं और आपको डर रहता है कि शायद ये मेरे से दूर चला जाए? मैंने भी प्यार किया होगा और सिर्फ आपको इस वजह से मना कर दिया जाता है कि नहीं, क्योंकि इसके माँ बाप नहीं है। 3 महीने में आपके 1 मिलियन वापस हो गए। ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है और उसके बाद जब मैंने दोबारा मेहनत की तो रिजल्ट आपके सामने 3 महीने के अंदर, मतलब रोजाना के 11,000 फॉलोअर बढ़ना। दोस्तों से भी आपको वो सपोर्ट नहीं मिला लाइफ में? मोनिश भाई, दोस्तों की वजह से तो जिंदा है। इन्फ्लुएंसर हैं जैसे जितने भी ब्लॉगर्स हैं, ये कुछ लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। सस्ता कंटेंट। मैं अपनी लाइफ में इतना नहीं गिरूंगा कि मैं किसी की प्राइवेसी को या किसी को हेल्प कर करके उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डालूं। भाई मैं बहुत कम पैसे कमाता हूं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और इंडिया में ट्रैवल कल्चर नहीं है अभी। लोग शादी के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, लोग लड़की के साथ ब्लॉग देखना चाहते हैं। इंडिया में कंट्रोवर्सी चलती है, इंडिया में धर्म चलता है। ये 4 तरह के कंटेंट होते हैं। जो नंबर 1 ब्लॉगर भी है उनकी आज तक कोई वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आई, तो व्यूवरशिप हमेशा हमारी डाउन रहेगी उनके मुकाबले। अब ये ट्रैवल करते हैं, स्पॉन्सर नहीं होते हैं? पहली कंट्री मैंने जो जॉर्डन की करी थी शुरू में, जॉर्डन इजिप्ट, वो मेरी स्पॉन्सर थी। उसके बाद जितनी भी कंट्री है वो मैंने अपने दम से की है और अपने ही पैसों से की है। है ना कि फैमिली से टूट गए हैं आप, उसके बाद भी आप लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत लोगों को एक मिसाल है। मैं ये बोलूँगा कि ज़िंदगी में कभी हारना मत। हमें ये भ्रम होता है कि दुनिया हमारे बारे में सोच रही है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, ये दिमाग में डालना है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ख़ास पल विद मोनिस खान के एक न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं। आज हम जानेंगे उनकी कहानी। एक छोटे से गांव सुआर से लेके 36 कंट्रीज़ का उनका सफ़र, एक डिलीवरी बॉय से लेके यूएस जाने तक का उनका वो सपना। आइए मैं वेलकम करता हूँ मेरे आज के मेहमान अरबाज़ खान का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया और इतनी इज्जत दी आपने, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वाकई में दिलचस्प कहानी होने वाली है कि कैसे सुआर से मैंने 36 कंट्री। समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो इनक्रेडिबल है, बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से यूपी के गांव से आपका वो सफ़र, आज हम उसी बारे में बात करेंगे जी। अच्छा भाई, आपको जो चैनल है आपका अरबाज़ वीलॉग के नाम से आपको जानते हैं? जी, अरबाज़ ब्लॉग्स। ओके। तो भाई सबसे पहले ये बताओ, अभी कौन सी कंट्री से आप आए हो और कौन सी कंट्री जाने का प्लान बन रहा है? अभी तो फ़िलहाल मैं यूएस से आया हूँ। अच्छा। अमेरिका, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ड्रीमी कंट्री थी, एक बहुत बड़ा सपना था मेरे लिए। और अभी नेक्स्ट जो है मैं थोड़ा रिवील तो नहीं करना चाह रहा था, बट कोई बड़ी कंट्री होने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी कंट्री होने वाली है। तो यूएस का यार ये सफ़र कैसा रहा? क्योंकि मैंने देखा था आपके एक वीडियो में भी यार, एक वो आपके लिए एक बड़ी बात थी, आपने वहाँ पे उसमें कुछ डाला था कि आज मेरा वीज़ा फाइनली आ गया है, और उसके बाद वो जर्नी या मतलब यूएस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार इट्स वॉज अमेजिंग। मतलब ये ऐसा था कि मैं अभी भी जितना सोच पा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अभी आया ही नहीं, वहीं पर हूँ। और जैसे कि जब हम एज ए ट्रैवलर, जब आप ट्रैवल करते हैं, तो जब मैं 35 कंट्री कर रहा था उस समय तक, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि कितनी कंट्री हो गई। मैंने कहा 35। तो उनका पहला सवाल ये होता था, यूएस हो गया आपका? बिल्कुल। तो मुझे ये लगता था यार यूएस के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो मैंने उसके बारे में जानना चाहा। मुझे लगा यार चलो उसका वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल। फिर पता चला कि वीज़ा भी इतनी आसानी से मिलता नहीं है। अभी कुछ चेंज हो गया ना वीज़ा का सिस्टम, पहले जनरली मिल जाता था। तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, एज ए ट्रैवलर ब्लॉगर, जो जितने भी लोग ट्रैवल करते होंगे वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो मान लीजिए आपने अपना एक फ्लैट बना लिया है, घर बना लिया है। बिल्कुल।
ऑलमोस्ट 80% ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। अच्छा। आपको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके। बहुत बार आपका वीज़ा ऑन अराइवल लग जाता है राइट। और एक वैलिडेशन मिल जाती है। ये खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मेरा वीज़ा जो था फर्स्ट टाइम में ही, मतलब आई एम लकी कि मेरा पहली बार में ही मेरा वीज़ा लग गया। कुछ सिस्टम भी चेंज हुआ है ना कि ये नॉर्मल ही जैसे आप मतलब वीज़ा और कंट्रीज़ का लेते हैं, या कुछ नहीं नहीं, क्राइटेरिया चेंज हुआ है ना एक? बिल्कुल बिल्कुल। उसके में उसे हाँ, बताइए दीजिए। फर्स्ट इसका जो होता है हाँ। कि आपको अपॉइंटमेंट लेते हो, ठीक है, ओके। इमिग्रेशन होता है, इसका इंटरव्यू होता है, और सारा खेल ही इंटरव्यू का है। अच्छा। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, मतलब ये मान के चलिए कि ये इंटरव्यू डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। और मेरे केस में मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो आई थिंक कम से कम 40 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, अच्छा। जबकि 2 मिनट में डिसाइड हो जाता है कि हमें वीज़ा देना है या नहीं देना है। अच्छा। तो आफ्टर 40 मिनट्स उसके बाद क्या हुआ कि ओके योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड। उन्होंने पासपोर्ट ले लिया। दैट टाइम आई वॉज फ्लाइंग, ऐसा लग रहा था कि भाई मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। बिल्कुल। मैं लिटरली मैंने रोना शुरू कर दिया उस समय अच्छा। कि यार मुझे वीज़ा मिल गया, और फर्स्ट टाइम में ये लिए मेरे लिए बहुत एक सुखद पल था। हाँ। अच्छा, यूएस में मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, वहाँ जैसे एक्सपीरियंस के बारे में हम जानना चाहें तो एक जगह एक कोई होटल था शायद जी वहाँ पे, होटल तो वो किसी मतलब नॉर्मली एक कोई हिंदू होटल में हाँ। कुछ कुरान शरीफ की आयत पढ़ी जा रही थी। हाँ तो यार वो थोड़ा सा वो देख के मैं बड़ा इमोशन भी हुआ, और मुझे थोड़ा लगा यार यहाँ पे थोड़ा सा ये शायद कम्युनिटी में वो सब नहीं है, तो वो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल। एक्चुअली थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगा आपको, वो यूएस का नहीं था। मैं जब यूएस से अच्छा। आ रहा था, बैंकॉक में आया, ओके। तो मेरी फ्लाइट जो बैंकॉक के लिए थी, हाँ। ठीक है, बाया आया था मैं। हाँ। तो वहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए गया। ओके। तो वहाँ पर एक होटल था, वो एग्जैक्टली आई केम टू नो, बाद में पता चला कि वो सरदार जी का होटल है। अच्छा, बैंकॉक की बात है। हाँ, ओके। तो वहाँ पर मंदिर भी था, और सरदार जी जो गुरुद्वारे में होता है, जो हाँ। उनका वर्शिप होता होगा, जिनकी पूजा करते होंगे वो, या जो भी मानते होंगे, इनके वहाँ वो रखी हुई थी। साथ में वहाँ पर मैंने देखा कि कुरान की तिलावत हो रही है। हाँ। तो ये मेरे लिए बहुत एक सरप्राइज था, बिल्कुल। जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और मुझे अच्छा लगा काफ़ी कि वहाँ पर आप पूरा कल्चर देख सकते थे इंडिया का। टेम्पल भी रखा हुआ था वहाँ पर, और जो मतलब जो गुरुद्वारे में होता है वो चीज़ भी थी, और साथ में कुरान था। राइट। तो ये काफ़ी दिलचस्प था। इनक्रेडिबल यार, यही तो देख मतलब सब कुछ सेम कर रखा है, ये बहुत बिल्कुल अच्छी बिल्कुल चीज़ थी। बिल्कुल। अच्छा अरबाज, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि मतलब आप कहाँ से आपने अपना ये ट्रैवल ब्लॉगर का सपना स्टार्ट किया था। थोड़ा सा पर्सनली अपनी जर्नी के बारे में ये भी बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। मैं पीछे सुवार से हूँ, मेरा जो विलेज है सुवार। सुवार से भी हम और ज़्यादा पीछे से हैं, जो एक गांव आता है भावपुरा। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से हैं। और स्टार्टिंग जैसी जो नॉर्मल फैमिली होती है वही मेरी स्टार्टिंग होती है। फैमिली में अम्मी, अब्बू और 3 सिस्टर, सबसे छोटा मैं हूँ, मतलब हम 4 लोग हैं सिबलिंग्स में। तो चीज़ें ऐसी थी कि स्टार्टिंग इस तरह की थी कि विदाउट पेरेंटिंग, मतलब बिना अम्मी पापा के मैं थोड़ा पला, तो वो एक पल था। और आफ्टर 15 ईयर जब मतलब मैं आपके मम्मी पापा नहीं थे? थे, बट वो छोड़ के चले गए थे। अच्छा। तो दादा दादी ने हमको पाला। तो जब मैं 15 साल का हुआ तो आई केम टू नो कि मुझे पता चला कि मेरे फादर जिंदा हैं। अच्छा। राइट नाउ आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, 29 साल है। और जब आपको पता चलता है कि आपके फादर जिंदा है, और ही इज़ इन आगरा, वो आगरे में है। और जब मैं उनके पास गया तो वो लास्ट मोमेंट था, मतलब 5-6 महीने बाद वो इस दुनिया से चले गए। और उनको अल्सर था। अच्छा। अल्सर मतलब ऐसा था कि जो मतलब वो ड्रिंक करते थे एग्जैक्टली। हाँ, और ये चीज़ें मैंने ज़्यादातर सोशल मीडिया से उसको थोड़ा रखा है, तो लोगों के लिए फर्स्ट टाइम चीज़ें ऐसी हो रही थी। तो जब मैं लगभग 1.5 साल का था, सबसे छोटा था मैं, बड़ी सिस्टर लगभग 7-8 साल की थी, फिर दूसरी सिस्टर थी, फिर तीसरी सिस्टर, सबसे छोटा मैं था। तो अम्मी और अब्बू जो है हमें छोड़ के चले गए थे, वो आगरा शिफ्ट हो गए थे। और एग्जैक्टली दादा दादी ने ही हमको रोक लिया था, उन्होंने ही पाला था। तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे फादर हैं इस दुनिया में या नहीं है, या मेरी मदर इस दुनिया में नहीं है। और एक होता है ना कि जब आपको ये पता होता है कि आपके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, तो आप बर्दाश्त कर लेते हो। और एक होता है कि पैदा करके छोड़ गए,
अब बड़े होने के बाद पता चला हाँ, आपको भी और थे। पता नहीं है या नहीं है उस पीरियड में, तो वो काफ़ी थोड़ा ऐसा हो जाता है। बट लाइफ्स गोन ऑन, ज़िंदगी चलती है। और जब मैं आगरा गया उनके पास, तो वो लास्ट टाइम था उनका पुष्पांजलि हॉस्पिटल, मुझे ध्यान है अभी भी कि लास्ट टाइम जब चल रहा था तो वो बोल नहीं पा रहे थे। और उससे पहले जैसे मैंने कहा था अल्सर में क्या होता है कि नॉन वेज के टुकड़े निकल रहे थे मुंह के ज़रिए, और जहाँ से टॉयलेट करते हैं वहाँ से। तो आपको ये कितने साल बाद पता चला था कि उनको अल्सर है? 15 साल बाद, जब मतलब बचपन से, जब मैं 15 साल का हो गया था। पता भी आपको तभी चला था कि मेरे फादर हैं भी और उनको हाँ, अल्सर है, एक ही साथ पता चला था? जी। अच्छा। तो ये कहानी थी। उसके बाद मैं दिल्ली आया। अच्छा हाँ, दिल्ली में आप आए थे, ये भी है कि थोड़ा सा जर्नी के बारे में आपका, आपने वहाँ आते ही ट्रैवल ब्लॉगिंग में आए थे कि मैंने सुना है कि आपने होटल में भी काम किया है और आपने कुछ बैटरी की कोई शॉप थी वहाँ भी काम किया है, और एक डिलीवरी बॉय का क्या है ये भी काम किया है। आपने शायद ये कहीं बताया भी था कि मैं जिस होटल में काम करता था मेरा वहाँ नाम लोगों ने बिगाड़ दिया था, छोटू छोटू करके। कहीं मैंने वीडियो में आपकी देखा है, तो ये इसके पीछे की क्या कहानी है? 2016 में मैं दिल्ली आया था। अच्छा। उसी साल नोटबंदी हुई थी। तो उस पीरियड में मैंने बहुत सारी जॉब तलाश की। क्वालिफिकेशन मेरी ज़्यादा नहीं थी, तो मुझे आसानी से जॉब मिली नहीं। फिर मुझे एक कॉल सेंटर में, कहाँ तक पढ़े हुए हैं वैसे आप? मैंने 12th किया है। अच्छा। 12th कर लिया है, ठीक है। तो जब मैं दिल्ली आया था, मतलब कुछ नहीं था, रिलेटिव नहीं थे। गरीब के तो रिलेटिव होते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स का तो मैंने आपको बताया, फादर नहीं थे। तो बड़ा दिलचस्प था, बड़ा स्ट्रगल था। तो मैंने बहुत सारी जॉब तलाश की, तो जॉब नहीं मिल रही थी इजी। तो एक कॉल सेंटर में मुझको जॉब मिली, तो हेल्थ इंश्योरेंस की। अच्छा। तो मैंने 1 डेढ़ महीना 2 महीना काम किया, तो उसमें भी पता चला कि वो काम प्रॉपर ठीक नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसगाइड किया गया। उसके बाद मैं एग्जैक्टली टी शर्ट लोवर बेचा करता था जाके अच्छा, नगर में। मतलब सेल्समैन थे? हाँ, तो अपने ही फल लगा करके मुझे ध्यान है कि मैं गांधीनगर से, करोल बाग से माल लेकर आता था, और शाम को जाके नगर मार्केट में, जहाँ पर खाने के मार्केट है, वहाँ पर क्या होता है, शाम दुकान खुलती हैं 6-7 बजे तक, 7-8 बजे तक। अब शाम को जैसे वो शॉप बंद होती थी, मुझे ध्यान है हार्डवेयर की शॉप है, उन्हीं की शॉप के आगे, उनके बंद होने के बाद, क्लोज होने के बाद, मैं अपनी वो लगाता था, फल लगाता था। और एक चीज़ थी कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव। जाकिर नगर से बहुत प्यार मिला कि मुझे पता है कि मार्केट का अमूमन टाइम जो होता है 8-9-10 बजे तक का टाइम होता है। बिल्कुल। लेकिन वो हार्डवेयर वाले अंकल, मुझे ध्यान है कि वो सम टाइम 1 घंटा पहले ही दुकान बंद कर देते थे, ताकि ये बच्चा जो है अपने यहाँ टी शर्ट लोवर लगाए। तो ये मैंने काम किया 2019 तक। उसके बाद चीज़ें क्या थी कि प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। हाँ, सर, लेकिन उस टाइम आपको पता था कि मुझे ट्रैवल ब्लॉगर बनना है, या इससे अभी कुछ वो नहीं शुरुआत नहीं नहीं नहीं, की थी? दिमाग में था, मेरे दिमाग में था कि कुछ बड़ा तो करना है। ये तो था दिमाग में, कुछ बड़ा करना है। हाँ। क्योंकि मैं रात को टी शर्ट लोवर बेचता था, दिन में मैं वीडियोस बनाता था। वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी थी। टिकटॉक वाला ज़माना था, लेकिन आप किस किस क्या कंटेंट नहीं, बनाते मेरा थे तब? यूट्यूब पे था, इन्फॉर्मेशन का था। अच्छा, आपका चैनल तब तक बन चुका था? हाँ, बन चुका था, बट ओके, मैं लेकिन कंटेंट अलग था कुछ? अलग था। मतलब कुछ भी जो भी लगा कि मुझे लगा इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए, वो बना देता था। ध्यान है, अशोका पार्क, लोग रिलेट कर पाएंगे जाकिर नगर में, अशोका पार्क में मेरी फर्स्ट वीडियो थी। अच्छा। वही वीडियो मेरी फेसबुक पर वायरल गई थी। तो उसके बाद मेरा एक ग्रैंड होटल है, जो 4 स्टार होटल है शायद बसंत कुंज में। अच्छा। वहाँ पर मैं बैटर की जॉब की थी मैंने 1 दिन। और मुझे ध्यान है कि मैं इतना थक गया था, इतना टायर्ड हो गया था कि सैलरी भी नहीं ले पाया मैं 1 दिन की वहाँ से। ऐसा जब मैं उस जॉब से वापस आ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं जेल से छूट गया हूँ क्या। वो मेरे लिए जेल था। बिल्कुल। और ध्यान है कि आई क्राइड एंड आई कॉल्ड माई मॉम। मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन लगाया कि जॉब गया हूँ और मैं थक गया हूँ इस तरीके से। ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद मैंने दिल्ली छोड़ दिया, मैं बेंगलोर चला गया। अच्छा। तो बेंगलोर में ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ पर डिलीवरी बॉय की मैंने जॉब की थी। अच्छा, वहाँ पे आपने स्टार्ट किया था? हाँ। कितने टाइम किया था? वो पूरे 1 साल की थी मैंने। अच्छा, 1 साल तक 1 साल आप की थी। डिलीवरी बॉय का काम कर रहे थे? और मैं स्पेशली थैंक्स कहूँगा मैं अपने संजय सर का, कि उन्होंने उस पीरियड में मुझे जॉब पर रखा था और उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया।
Right. और सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्हें ये लगता था कहीं ना कहीं मेरे अंदर कि यार ये लड़का बहुत आगे जाएगा। तो मुझे ध्यान है कि मैं सुबह जाता था, शाम को वापस आता था, तो उस पीरियड में जब लंच का टाइम मिलता था मुझे, उस लंच के टाइम में मैं पार्क में जाकर वीडियो बनाता था। अच्छा। हाँ, और कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाता था, फिर उसको मैं क्या करता था, एडिट करता था और अपलोड करता था। फिर मंडे एक पब्लिक कर दी, ट्यूसडे पब्लिक कर दी, वेडनेसडे पब्लिक कर दी। और आई नो कि जॉब में ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल शायद मुझे सर ये प्रिविलेज नहीं देते, लेकिन आपको ये मौका मिला कि हाँ, आप उसको टाइम दे पाए। हाँ। एक साल मैंने वहाँ जॉब की, 10,000 से मेरी सैलरी स्टार्ट हुई थी। सर ने मुझे अगले महीने 12,000 रुपये दिए। फिर नेक्स्ट मंथ उन्होंने मेरी 15,000 सैलरी कर दी। और मुझे ध्यान है लूना बाइक चलती थी, हाँ जैसे हम गांव में कुछ हाँ, और बाइक वो कहते विक्की हैं, भी बोलते हैं उसको। बैटरी विक्की बोलते हैं। हाँ। मुझे ध्यान है कि सर वो खुद उस पर आते थे, और पहले अच्छा। मुझे भी वही मिली थी, हाँ। क्योंकि आफ्टर 3 मंथ उन्होंने मुझे जो है स्कूटी नई दिला के दी। अच्छा। और मुझे ध्यान है कि जब 7-8 महीने जॉब के हो गए थे तो उन्होंने मेरा रूम भी चेंज कर दिया, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि मैं एक्चुअली जब यहाँ से गया था तो मेरे गांव के कुछ लोग थे जो बार्बर थे, हेयर कटिंग का काम करते थे। तो हम 5वें फ्लोर पे रहते थे बेंगलोर में, क्योंकि वो विदाउट हमें उसका मिल गया था रूम, बिना किसी पैसे दिए। हाँ। और 3600-3700 किराया था उसका, बट टीन सेट था। तो सुबह 7 बजे के बाद ना वो तपना शुरू हो जाता था। गर्मी। तो जैसे अब जब हम काम कर रहे थे, काम बहुत हार्ड था, तो ऐसा लगता था कि यार चलो संडे की छुट्टी करते हैं, मज़ा आएगा। लेकिन संडे में और ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि हम सोचते थे सोएंगे, हाँ। लेकिन 7 बजे के बाद टीन सेट तपना शुरू हो जाता था। हाँ, तो आई थिंक ये सर को पता चला किसी जरिए, तो सर ने मेरा रूम भी चेंज किया। मतलब बहुत हेल्पफुल थे वो वाले आपके बहुत owner। बहुत हेल्पर। और मेरी सक्सेस, मेरी इस जर्नी में उनका भी बहुत योगदान। उन्होंने मुझे ध्यान एक बार कहा था कि तू किसी दिन कपिल शर्मा के शो में जाएगा। अच्छा। और एज ए ऑडियंस में गया भी, गए एक भी दिन थे। एक दिन गया, और मैंने आके कहा सर आपकी वजह से गया हूँ। तो जो आपके वो सर थे उनसे उसके बाद आज मुलाकात हुई आपकी, जब आप हाँ लाइफ बिल्कुल, में अचीव कर चुके बिल्कुल। हैं? मैं 2-3 बार गया उनके बाद। मैंने चाय पिए उनके साथ, डोसा खाया मैंने। बेंगलोर में ही? आप जी जी। अच्छा। और यकीन मानिए जब मैं यूएस गया तो उन्होंने मुझे गार्जियन की तरह ट्रीट किया। उनका कॉल आया एक दिन कि खुश अरबाज, होंगे वो बहुत सुन के कि ये हाँ, तरक्की कर रहा है लाइफ में। उनके कॉल आई और वो ये कहने लगे कि अरबाज तुझे अगर पैसे की ज़रूरत हो ना हाँ। तो मुझसे मांग लेना। और उन्होंने मुझसे कहा था कि इससे पहले मैंने नहीं बोला तेरे लिए, लेकिन मुझे पता है तेरे लिए यूएस क्या है, और हमें पता है कितना प्राउड फील हो रहा है तेरे लिए कि यूएस क्या है। तो मुझे ध्यान है कि उन्होंने मुझे कॉल किया, और कॉल में उन्होंने कहा कि तुझे कितने भी पैसे चाहिए मैं तुझे पैसे दूंगा। आई नो कि उनके 2 लड़के, मतलब उनके लड़के हैं, चिराग है भाई हैं, और उनके एक लड़के और हैं, पर उन्होंने अपने बेटे की तरह मुझसे प्यार किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात टर्निंग पॉइंट था उनके लिए कि, और मेरे टच में है, मेरी उनसे बात होती है, तो मैं उनका ऐसा नहीं बोलूँगा कभी भी। क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब मेरी जॉब लगी थी तो 10,000 सैलरी थी, जब मैं लास्ट मेरी सैलरी 21,600 रुपये सैलरी थी, तो पूरी तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया था मुझे। बिल्कुल। तो मोमेंट को थोड़ा लाइट करते हैं यार। ये बताइए अरबाज, इतनी कंट्रियां घूम चुके हो, ऑलमोस्ट 36 हो गई हैं, अब 37th होने वाली है, लड़की क्यों नहीं मिल रही है अरबाज को? मतलब इतनी कंट्री जाते हो, कहीं जाके ऐसा नहीं लगा कि भाई ये लड़की मेरे लिए बनी है? या मतलब यार अलग अलग कल्चर में जा रहे हो आप, तो क्या है मतलब उसका, कोई मिली नहीं है या उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है? हाँ, देखिए दुनिया ना बहुत बड़ी है, और जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो आप जब ट्रैवल करते हो तो उस सफ़र में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, बिल्कुल। जाने अनजाने में। और जहाँ से मैं सो रहा हूँ और यहाँ तक के सफ़र में मुझे बहुत लोग मिले। सम टाइम क्या होता है कि आपको ये चीज़ समझनी होती है कि जाने अनजाने में ना हम सामने से रेस्पेक्ट चाहते हैं, सामने से एक प्यार चाहते हैं। वो प्यार चाहते हैं कि कोई इंसान हमें चाहे, कोई इंसान हमें समझे। बिल्कुल। तो जिस दिन ऐसा लगेगा कि ऐसा हो रहा है, तो उस दिन का इंतज़ार है। नहीं, सही बात है। लड़की से मुझे याद है, एक आपकी फ्रेंड है सिमन करके, जो पता नहीं शायद ईरान से हैं। ओके, अच्छा। तो वो आप पहले शायद वहाँ गए थे, या उसके बाद फिर वो भी इंडिया आई थी जी। तो उनसे जस्ट फ्रेंड वाला सिस्टम है कि कुछ बात आगे तक गई है? उनसे कनेक्शन जो है मेरा, वो रूह वाला कनेक्शन है। हाँ। और शायद क्योंकि आप कोई नाम तो देंगे रिश्ते का, तो शायद इसको आप फ्रेंड कह सकते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और कह सकते हैं। जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो वाइब्स का मैच होना बहुत ज़रूरी होता है। और एज ए ट्रैवल करते करते ना आप ये चीज़ समझ जाते हैं कि
आप किसी इंसान से ज़रूरत के लिए मिल रहे हैं या फिर इसलिए मिल रहे हैं कि मुझ में और इनमें कोई चीज़ कॉमन है। अबाउट सिमिन, जब मैं सिमिन के साथ 10 दिन सफ़र पे था तो शायद लोग रिलेट कर पाएंगे कि मैंने एक भी दिन ग्रूम पे ध्यान नहीं दिया अपना, सेविंग नहीं की मैंने, कुछ नहीं किया। जब एक लड़के के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि मुझे इनके सामने बनने की ज़रूरत नहीं है, तो सोचिए कि वो मतलब आप रिलेट कर पा रहे थे, रिलेट कर पा रहा था, एक वाइब मिली थी सेम। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको उनका बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, मतलब मेरी सबसे अच्छी और सबसे सच्ची दोस्त, और उनमें और मुझ में जो 90% चीज़ें मैच होती हैं, सी सिमिन। ओके, वेरी नाइस। हाँ। अच्छा अरबाज, कौन सी कंट्री जाके भाई ऐसा लगा आपको कि यार अब मुझे ना इंडिया वापस जाना नहीं है? मतलब एक अलग ही जहाँ का कल्चर आपको बहुत पसंद आया हो, जहाँ का खाना स्पेशली बहुत पसंद आया हो, कि बस लग रहा हो कि यहाँ तो मुझे सेटल होना है। यार मैं ऑनेस्टली बोल दूँ, हो सकता विवाद हो जाए। जब मैं यूएस गया ना, हाँ, मेरी पहली कंट्री जहाँ पे मैं 40 दिन से ज़्यादा रुका। अच्छा। और आपको पता है कितनी महंगी कंट्री है वो। बिल्कुल। तो जब मैं जा रहा था, तो जब आप फ़्लाइट लेते हो तो कई बार 4 घंटे की फ़्लाइट भी आपको बहुत लंबी लगती है। पहली बार ऐसा मिराकल हुआ, एक ऐसी चमत्कार हुआ कि मैं 17 घंटे की फ़्लाइट ले रहा था और मैं ये प्रे कर रहा था कि टाइम ख़त्म ना हो, कि टाइम और बढ़ जाए। अच्छा। ये आई डोंट नो क्या था मेरे अंदर या क्या एक्साइटमेंट थी। मुझे ध्यान है मैंने 6 मूवी देखी थी फ़्लाइट के अंदर, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा यार इतनी जल्दी क्यों आ गए 17 घंटे। और आपको पता है टाइम जोन का भी है, क्योंकि यहाँ का टाइम अलग है, वहाँ का अलग है। राइट। उसके बाद जब मैं 40 दिन बाहर रहा, और इससे पहले मैं जापान भी जा चुका हूँ, और जापान और चाइना के बारे में हाँ, आएंगे। बट वहाँ से जब मैं आ रहा था तो आई वॉज क्राइंग। ऐसा लग रहा था यार इतनी जल्दी क्यों जा रहा हूँ मैं, मुझे यहाँ रुकना चाहिए। तो डेफिनेटली यूएस। बिल्कुल, यूएस। अच्छा, वहाँ पे कुछ एयरलाइन का कुछ हुआ था ना आपका, वो अभी कुछ वीडियो वायरल भी चल रही है कि आपको उन्होंने $100 या कितने डॉलर कुछ दिए हैं, और उसमें कुछ प्लेन कुछ तो डिफेक्ट था उसमें, जहाँ बिल्कुल। तो वो क्या था? वो न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी, बट मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि जो जिस तरह के बारे में ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने कंप्लेन की, मैंने कंप्लेन की ही नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि कंप्लेन करने वाली कोई चीज़ थी नहीं। जैसे मैं फ्लाइट अच्छा, वो आपका शायद ब्लॉग वहाँ से उन्होंने उठाया, हाँ, और फिर वो खुद वहाँ से वायरल हुई है। मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ था कि जैसे मैं फ्लाइट के अंदर गया जी, तो वहाँ पे जो ट्रे होती है जिसमें हम खाना रखते हैं, उसका वो चटकनी नहीं थी लगी हुई। ओके। तो जब मैं फ्लाइट के अंदर गया तो वो उसको रिपेयर कर रहा था, मतलब टेप लगा रहा था। अच्छा, कि अगर टेप लग जाएगा तो रुकी रहेगी जी। तो उसके बाद जब खाना आया, क्योंकि जब आप उधर से भी आ रहे थे हम, तो 15-16 घंटे की फ्लाइट थी मेरी बैंकॉक के लिए। बिल्कुल। यूनाइटेड फ्लाइट थी। तो उन्होंने 4 बार जब उन्होंने स्नैक्स दिया तो ट्रे में दिया, क्योंकि वो ट्रे तो बंद थी। तो फिर मैंने टेप हटा दिया उसको। तो उन्होंने मुझसे सॉरी बोला उसके लिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आप ट्रे नहीं खोल पा रहे हैं अपनी। उसके बाद जब जाने का नंबर आया तो सी केम टू मी, वो मेरे पास आई और बोली हम आपको $100 का कंपेशन दे रहे हैं। ओके, ठीक है, $100, या तो $100 ले लीजिए या माइल्स ले लीजिए। अच्छा, और इतने कम हो जाएंगे, यानी जब आप नेक्स्ट फ्लाइट करेंगे आपको तो उसमें से या तो $100 माइनस हो जाएंगे, या माइल्स के हिसाब से वो इतने पैसे कम हो जाएंगे। ओके। तो मैंने कंप्लेन नहीं की, उन्होंने खुद रियलाइज़ किया कि शायद इनको एक परेशानी हो रही है, और उन्होंने $100 वापस कर दिए। ओके, हाँ, वो पूरा अभी आपका न्यूज़ में आ रहा है कि बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ वो, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। हाँ। अच्छा भाई, इतनी कंट्री जैसे आपने घूमी है, कौन सी कंट्री आपको लगता है कि यार ये थोड़ी सी अंडररेटेड है, और ऐसी कंट्री कौन सी लगी जो बहुत ज़्यादा ना हाइप्ड है, कि मतलब लोग जा रहे हैं बस, वहाँ भरा हुआ है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है? तो ऐसी कोई 2 कंट्री बताइए जो थोड़ी एक अंडररेटेड लगी आपको, और एक हो जो ज़्यादा हाइप कर दिया है। जैसे मैं लगभग 36 कंट्री घुमा हूँ, हाँ, तो मुझे वियतनाम ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी है। उसकी तारीफ कम की गई है मेरे हिसाब से। लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी कंट्री है। अब वीज़ा भी इजी मिल जाता है, और मेरे हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हो, उसके हर फ्लेवर से कनेक्ट कर सकते हो। काफ़ी हिस्ट्री भी है उसकी। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बात करनी चाहिए थी ब्लॉगर्स को उसके बारे में। और अगर मैं हाइप्ड की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि जैसे अभी दुबई तो नो डाउट है ही, दुबई तो है ही, मतलब बट एज अ कंटेंट बताऊँ आपको तो मुझे ऐसा लगता है कि अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं
जिसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है उसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। मतलब लाइक साथ कंटेंट क्रिएटर करते होंगे ज़्यादा, बट ऐसा नहीं है। मतलब आप वहाँ जा रहे हो और उसकी सिर्फ एक गली दिखा रहे हो और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि यार ये यहाँ पर इतनी गंदगी है, जबकि वो पूरा सच नहीं है। मतलब ये लोग ना थोड़ा सा उसको रियलिस्टिक चीज़ को छुपा देते हैं। बिल्कुल और अपना- बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को नो लगता डाउट, है यही असलियत है नो उसकी। डाउट अफ्रीका में गरीबी है, लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है। स्पेशली तंजानिया बहुत पसंद आया मुझे। अच्छा। ठीक है, वहाँ का एयरपोर्ट पसंद आया, स्पेशली वहाँ का शहर बहुत अच्छा है। ठीक है, और जब यहाँ से आप जाते हो, या केन्या, केन्या के एक दो जगह ऐसी हैं जो बहुत शानदार जगह हैं। नैरोबी भी बहुत अच्छी जगह है। तो बट कंटेंट में ऐसा होता है। चाइना और जापान में से मतलब आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, इंफ्रा वाइज, या फिर दोनों ही कंट्री ग्रो यार है? दोनों की बात अलग है, मतलब दो हैंड कह सकता हूँ, एक चाइना जापान, और कोई कंपेयर नहीं है। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में मतलब मुझे ऐसा लगता है मिस्टीरियस है। आपकी फैंटेसी पे काम करता है जो आपके दिमाग में है। बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती है कि समटाइम अगर हम उसको अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, ये तो वो डिलीट कर देता है या रेवेन्यू नहीं आ पाता। अब वहाँ पर स्ट्रेस रूम बने हुए हैं, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप 1 घंटे के लिए जा सकते हो। अच्छा। वहाँ पर नैप ले सकते हो। अच्छा। उन्होंने नैप रूम बना रखे हैं, छोटे छोटे कैप्सूल बना रखे हैं। वहाँ पर फ्रेंडशिप क्लब बने हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर बहुत मिस्टीरियस मतलब चीज़ आपको है, इमोशनल बैलेंस करने के लिए वो चीज़ें हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा। अबाउट चाइना, चाइना ऐसा लग रहा है कि जैसे जब मैं गया था तो आई थिंक 2023 में गया था, आई थिंक मेरे हिसाब से, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है। अब 2026 स्टार्ट आ गया, लगभग 2 साल हो गए बीच में। मुझे लग रहा है 2 साल के अंदर मैंने बहुत मिस कर दिया। वो डेली ग्रो कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर 3 महीने आप लेट हो रहे हो तो 3 महीने के अंदर आपने बहुत कुछ मिस कर दिया या न्यू कंटेंट मिल जाएगा। अच्छा। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ब्लॉग्स या शहर या देश कह सकते हो, वो चाइना है। अच्छा, आपकी Mysterious। कौन सी वीडियो ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, कौन सी कंट्री की आपको याद हो तो? मेरी जब फर्स्ट कंट्री थी इट वाज इमोशन, कि जब मेरा पहली कंट्री थी वो जॉर्डन थी। अच्छा। हाँ, ये मेरी फर्स्ट कंट्री थी। सेकंड मेरी इजिप्ट थी। तीसरा मुझे वीज़ा मतलब ये आपके मोस्ट वायरल वीडियोस में एक थी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। 4-4 मिलियन, 3-3 मिलियन, 5-5 मिलियन व्यूज़ आ रहे थे उस समय। और चाइना तो अमेजिंग। समटाइम व्यूज़ पे मत जाइए, एल्गोरिदम कई बार क्रैक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ यूट्यूब पर नहीं चलती वो फेसबुक पर चल जाती चल जाती है। है। बट जो मुझे मज़ा आया वो जापान में मज़ा आया, चाइना में मज़ा आया, और जो पहली कंट्री होती है उसकी बात अलग होती है, और यूएस तो माइंड ब्लोइंग। ओके। अच्छा, अरबाज का ड्रीम क्या है, कि कितनी कंट्री घूमने का ड्रीम है, एक क्या चाहना है आपको? मैं सही बताऊँ तो मेरा कोई ड्रीम ही नहीं है। मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं है अभी? मतलब मैं ना थोड़ा अनलकी रहा हूँ रिलेशन में और लोगों में। लकी रहा हूँ कि जिस चीज़ पे मैंने चीज़ सोची वो मुझे मिली है। तो मुझे कई बार फियर ये लगता है कि मैं कुछ प्लान करूँगा, वो पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लाइक मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। शायद इसलिए नहीं कि मैं ट्रैवल पसंद करता हूँ, वो तो एक रीज़न है, इसलिए भी कि मैं अपने आप से कहीं ना कहीं भाग रहा हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं जब 4 दिन वापस आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मुझे यहाँ पर लोग जज करेंगे। अच्छा, मतलब एक कंट्री से जब आप घर पे आते हैं अपने वापस होम टाउन, तो कितना स्टे करते हैं? जनरली 4-5 दिन ही बस? हाँ। अच्छा। मैं कोशिश तो जब आता हूँ तो सोचता हूँ मैं 10 दिन रहूँगा, 15 दिन रहूँगा, 20 दिन रहूँगा, ये सोचता हूँ। हाँ। बट चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि 3 दिन में 4 दिन में मैं चला जाता हूँ। अच्छा, लेकिन ये बहुत लोगों को मोटिवेट भी करती है आपकी कहानी, कि मतलब उस अकेलापन होने के बावजूद आप इतना लाइफ में ग्रो कर रहे हो, और उसमें आपने उसमें ना पॉजिटिव देखा है। कि लोग होते हैं ना कि फैमिली से टूट गए हैं, आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि फैमिली में ये था, उसके बाद भी आप लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत लोगों को एक मिसाल है जो मैं बताना चाहता हूँ, कि मतलब ये मोटिवेट ही कर रहा है मैं ये सुनने के, कि आपकी फैमिली में इतना कुछ बचपन में आपने देख लिया, और उसके बाद एक आपकी ये ड्रीम है कि और आप इतना लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। अब पता है हमारे यहाँ ना मोनिश भाई एक बात बोली जाती है कि चीज़ें संभावनाओं पर और उम्मीदों पर टिकी हुई होती है। जी भाई। दोनों एक ही वर्ड है, मतलब दोनों के मायने बहुत अलग अलग है। बिल्कुल। समटाइम जब आपकी ज़िंदगी से चीज़ें चली जाती हैं, जैसे जब पेरेंट्स गए तो हम वो ताने सुनते हुए आए हैं फैमिली में कि तुम्हें पैदा करके
चले गए, छोड़ के चले गए, अब हम पाल रहे हैं। हाँ, जो रिश्तेदार या ठीक है। ये रिलेटिव्स आपके होते हैं। और उसके बाद जब आप अपनी ज़िंदगी में आते हो और कोई इंसान आपको पसंद लगता है और आप कई बार उसकी फैमिली को अपनी फैमिली मानने लग जाते हो और आपको उम्मीद होती है कि नहीं यार, अब शायद मेरा वो जो खालीपन है वो दूर हो जाएगा। और उसके बाद फिर दूसरा जब आपको झटका लगता है लाइफ में कि यार अब यहाँ से भी झटका लग चुका है, तो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इंसानों को पकड़ने की कोशिश की है, रिश्तों को पकड़ने की कोशिश की है, सर मैं यहाँ फेल हो जाता हूँ। लेकिन वो दूर जाते चले गए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या यही एक रीज़न है कि आप कभी भी किसी के लड़की के या किसी के रिलेशन के क्लोज आते हैं और आपको डर रहता है कि शायद ये मेरे से दूर चला जाए? क्या एक रीज़न है कि आप इसी वजह से शादी के रिश्ते से एक डर है आपको कि अभी नहीं करूँगा, या फिर ऐसा होता है कि जब जो चीज़ आपको मिली नहीं बचपन से और आप उसको जीना चाहते हो, तो लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है कि आप थक जाते हो और अब जाने अनजाने में एक होप बनती है, एक उम्मीद आती है कि हाँ यार चलो वो चीज़ नहीं हो पाई, लेकिन आप कोई और होगा जो इस चीज़ को समझेगा। बिल्कुल। क्योंकि लास्ट में आप हो तो इंसान ही। समटाइम आप रोबोट बनने की कोशिश करते हो। कब बनने की कोशिश करते हो? जब आप अपने अंदर से इमोशन को निकाल लेते हो। हाँ। इंसान में और रोबोट में ये तो फर्क है कि वहाँ पे इमोशन नहीं है। और अकॉर्डिंग मी, या हो सकता है मेरे लिए या शायद लोगों के लिए, कि मैंने जिसको पकड़ने की कोशिश की है वो दूर ज़्यादा गया है। वो रीज़न ऐसे हुए हैं कि छूटते चले गए। तो अब मुझे खोने से डर लगता है। बिल्कुल। दैट्स वाई आई लव ट्रैवल। मैं ट्रैवल करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद 2 दिन भी अगर मैं ट्रैवल नहीं करूँगा तो शायद नहीं रहूँगा। जब मैं बाहर जाता हूँ तो सब मेरे पास बैग होता है, तो वो लोग मेरे बैग से, मेरे अनुशासन से मुझको जज करते हैं। और हाँ, आपको लोग यही है ना कि अरबाज को, एक लोगों को लगता है कि यार किसी को फैमिली का उतना नहीं पता है आपके बैकग्राउंड में, उन्हें सिर्फ अरबाज मज़े करता हुआ दिखता है कि यार ये इस कंट्री भी जा रहा है, इस कंट्री। ये लोगों को पीछे की कहानी नहीं पता होती है कि किस इमोशन से वो गुजरा है, और उनको लग रहा है कि बस ये असली ज़िंदगी के मज़े तो यही ले रहे हैं। जैसे आपका भी ना एक पेज भी डिलीट हो गया था कोई फेसबुक का, ही तो मैंने कल ही देखा, और आपने 3 महीने में आपके 1 मिलियन वापस हो गए। तो ये एक अचीवमेंट है कि किसी का पेज डिलीट हो गया है, वो 0 फॉलोअर्स हो गए हैं, और उसके आफ्टर 3 मंथ्स 1 मिलियन फॉलोअर आपके शायद फेसबुक पे वापस से हो गए हैं। मनीष भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ट्रैवल ना मज़े के लिए नहीं कर। घर वो होता है जहाँ पर लोग इंतज़ार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। जब आप 10 दिन ट्रैवल करते हो, 11 दिन ट्रैवल करते हो, और कोई घर होता है इंतज़ार करता हो, वो आप सोचते हो यार मैं घर जाऊँगा। खुशी होती है, जैसे हमारे है कि हम यहाँ से करके अब एक घर जाएंगे कि कोई अबाउट इंतज़ार मी, कर रहा है। मुझे बहुत प्यार मिला है। मैं समटाइम ताजमहल की तरह हूँ। मुझसे लोग प्यार तो करते हैं, मुझको लोग अपनाते नहीं हैं। तो लोग कहते हैं ना मैं मज़ा करता हूँ। मुझे ध्यान है मैं यूएस में था। दुनिया यूएस में जाना चाहती है न्यूयॉर्क बनाने के लिए, और मैंने फ़्लाइट अपनी 1 दिन पहले की वहाँ से। उसके बाद मैं बैंकॉक आया, तो उस दिन भी 31 तारीख थी और यहाँ पर लोग सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे। हाँ। मैंने उसी दिन की फ़्लाइट की अपने इंडिया के लिए। तो ट्रैवल मज़े के लिए तो नहीं है, मैं मुसाफिर हूँ। बिल्कुल। और मैंने एक चीज़ समझी है ट्रैवलिंग में करते करते कि मुसाफिर की मंजिल कोई नहीं है। मुसाफिर सफ़र ही कर रहा है, सफ़र ही कर रहा है। और वो है ही मुसाफिर, इसलिए वो सफ़र कर रहा है। लेकिन ये है ना, आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप इतनी दुनिया से मिल रहे हो, तो ये एक एक्सपीरियंस है लाइफ का खुद का। सर्वाइवल के लिए कर रहे हो। आई गारंटी एक दिन मैं गायब हो जाऊंगा, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। राइट नाउ जो ट्रैवलर ब्लॉगर होता है, जो एक्चुअल में ट्रैवल को फील करता है, वो आप देखो तो वो बहुत कम वीडियो डालेगा, बहुत कम ग्रूम करेगा, बहुत कम कपड़े चेंज करेगा। वो जो आप देख रहे हो, मैं जो दिखाता हूँ, वो अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि मुझे पैसे मिलते हैं उसके। बिल्कुल। बट इस दुनिया में कोई भी जो असली ट्रैवलर है, वो अपनी प्राइवेसी सेल नहीं करना चाहता। प्राइवेसी के लिए ही लोग ट्रैवल करते हैं।
कि मुझे एकांत में जाना है, एकांत में शांत में जाना है। उसको ही एक आपने पूरा एक अपॉर्चुनिटी, हाँ सही बात है। आई गारंटी जिस दिन मुझे सर्वाइवल की दिक्कत नहीं हुई ना, हम्म, तो मैं सोशल मीडिया से गायब हो जाऊंगा। अच्छा, बट बहुत लोग दूसरी साइड, जैसे आपने कहा ना, लोग प्यार करते हैं, बिल्कुल। इन इन लोगों का प्यार मुझे मजबूर करता है यहाँ वापस रहने के लिए। मुझे ध्यान है कि क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, 3 महीने में 1 मिलियन वापस से हो जाने, तो ये लोगों का प्यार ही है ना जो आपको एकदम से वापस से मिला, नहीं तो वापस से थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ में। यही चीज़ मुझे ज़िंदा रखती है। जैसे मैंने कहा ना कि एक साइड ऐसी है कि प्यार नहीं मिल पाया, और दूसरी साइड ऐसी है कि ऐसे लाखों लोग हैं जो प्यार करने के लिए तैयार हैं। ये मोटिवेट करता है आपको। जब मेरा पेज डिलीट हुआ था तो मैं उस समय ताइवान में था, अच्छा, और मैं चाइना की तैयारी कर रहा था। पूरी आइटनरी तैयार थी मेरी, सब फ्लाइट वगैरह सब कुछ थी। आई केम टू नो कि मेरा पेज डिलीट हो गया, मतलब डिमोनेटाइज हो गया, और नॉन रिकमेंड जोन में डाल दिया उसको। अच्छा, पेज दिख तो रहा है, ना ही वो आगे वायरल होगा, ना ही आपकी इनकम होगी। और आई क्राइड दैट टाइम, मैं रो गया पूरी तरीके से। मैंने एजेंसी को कॉल लगाया, कई सारे दोस्त थे जो ब्लॉग्स बनाते थे उन्हें लगाया, बट दे नेवर हेल्प मी। किसी ने कोई हेल्प नहीं की, कुछ नहीं की। और उस वक्त वो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार मेरा कुछ सब कुछ खो गया, सब कुछ लुट गया। बट एक चीज़ आपको कहीं ना कहीं जो जिंदा रखती है वो ये है कि आपकी कुछ मोटिवेशन ये जो हुआ है। बिल्कुल। मैंने कहा अरबाज, तू वो इंसान है जो विदाउट पेरेंटिंग बड़ा हुआ है। बड़ा हुआ है। तू वो इंसान है कि तुझे तेरे पापा ख़त्म हो गए, उसके बाद भी तू जिंदा है। उससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती, किसी का बचपन ऐसा गुजरा हुआ और उसके बाद। और आज तेरा फेसबुक पेज बंद हो गया, हो सकता है कल को ये बैन हो जाए इंडिया में, तो क्या करेगा? ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। और उसके बाद जब मैंने दोबारा मेहनत की तो रिजल्ट आपके सामने 3 महीने के अंदर, मतलब रोजाना के 11,000 फॉलोवर बढ़ना। मतलब एक तरफ कहीं ना कहीं लोग चीख के कह रहे हैं डोंट गो अरबाज, अरबाज कहीं मत जाओ, वी लव यू। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना मुझे प्यार आप लोगों से मिला है, मैं चाहकर भी उसका एक अंश भी उसका मैं प्रतिदान नहीं कर सकता, वापस नहीं लौटा सकता। अच्छा, ये बताइए, रिलेशनशिप में जैसे कि दोस्तों से भी आपको वो सपोर्ट नहीं मिला लाइफ में, जब मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं कि फैमिली का बचपन में उतना सपोर्ट नहीं था, कि या कुछ दोस्त यार ऐसे मिले थे जिन्होंने आपकी जर्नी में आपका सपोर्ट किया? मोनिस भाई, दोस्तों की वजह से तो जिंदा है हम। हाँ। जिंदगी में बस 2 चीज़, हाँ। एक मेरा मोबाइल नंबर चेंज नहीं हुआ कभी। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग वाला ही चल रहा है आज तक? हाँ, 2013 में नंबर लिया था, 13 साल हो गए। एक मोबाइल नंबर चेंज नहीं हुआ मेरे 13 साल से। और मेरे कभी दोस्त चेंज नहीं हुए। मेरे खास 2 दोस्त, एक दानिश कुरैशी और एक मेरा सोहेल। अच्छा, ये दोनों मेरी जान है, जो एक पिलर की तरह हैं, पिलर। आज भी खड़े हैं। और मेरे भाई हैं हम्म, शफीक भाई और जलीस भाई, अच्छा। जो कजिन, मतलब जिन्होंने एक तरह से पाला है मुझे। अच्छा, सगे भाई भी इतना प्यार नहीं कर सकते जितना इन दोनों ने प्यार दिया है। बिल्कुल। ये भी दोनों भाई हैं। बहुत लोग, मैंने कहा ना कि आउट बहुत प्यार मिला है। हाँ, बस एक वो फैमिली का वो नहीं था, हल्का सा। और जब मैं यहाँ से जाता हूँ ना, तो इन लोगों की वजह से जाता हूँ कि अब मुझे जाना है। और मुझे ध्यान है, जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे दोस्त जो दानिश कुरैशी हैं, आसिफ भाई हैं, और जो सोहेल भाई हैं, जी जी, अब और बहुत सारे अच्छे लोग मिले हैं ज़िंदगी में। बिल्कुल। बट कहते हैं ना, जो दोस्ती वो पुरानी वाली होती है, तो मज़ा आता है उनके साथ खाना खाने में, मज़ा आता है। और हम सोशल मीडिया पर नहीं है, मतलब वो लोग सोशल मीडिया पर नहीं है। और वो दोस्ती किसी चीज़ों के लिए नहीं। हाँ, वो वेट करते हैं मेरा। हम 10-10 बार कॉल करते हैं पूरे दिन में। मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, लेकिन वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ उनसे। अरे भाई, 10 मिनट बाद तो पहुँचने वाले हो ना दोस्त के पास, देखिए फिर भी आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो उनसे, कॉल पे बात कर रहे हो कि तेरे पास आ रहा हूँ। वो एक मज़ा अलग ही बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं। अच्छा अरबाज भाई, ये बताइए, एक ब्लॉग बनाने में कितनी मुश्किलात आती हैं? मतलब जैसे आप किसी कंट्री में जैसे गए हैं तो वहाँ कुछ बैरियर्स आते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि आप अपना कुछ शूट कर रहे हैं कंटेंट जैसे कि, और आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ जैसे लैंग्वेज बैरियर या ऐसी मुश्किलात आपको कभी फेस करनी पड़ी हैं? लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, और समटाइम बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं मेरी इंग्लिश को लेकर के। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जितने लोग मुझे इंग्लिश को लेकर ट्रोल करते हैं ना भाई, मेरा यूएस का जो वीज़ा मिला था और उसका इंटरव्यू हुआ था ना, वो इंग्लिश में हुआ था। और वो फर्स्ट टाइम में ही हाँ, क्लियर हुआ था? मतलब ये लोग मुझे ट्रोल करते हैं इंग्लिश के लिए, हाँ,
और आई गारंटी, कसम खा रहा हूँ कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो इंग्लिश में हुआ था। हालांकि मैंने हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, अच्छा। लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हाँ। क्योंकि दे एक्सेप्ट, वो करते हैं, स्वीकार करते हैं उस चीज़ को। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ कि समटाइम जैसे मैं रामपुर स्वार से हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, तो नॉर्मली लोग ये भी बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, पूरा सेंटेंस नहीं तो बोलते। कोई ये नहीं बोलता कि ये गलत बोल रहा है। लोग कहते हैं अच्छा ये मुरादाबाद से है हाँ। या ये मुजफ्फरनगर से है। कभी भी आप कोई लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी में तो कोई ये नहीं बोलेगा कि आप गलत बोल रहे हो, वो आपके उससे ये उसमें बोलेगा चले कि आप जाएंगे। यहाँ से बोल रहे हो। कि ये यूपी का है या हाँ ये ठीक दिल्ली का। है, हाँ। मतलब आप लैंग्वेज को गलत नहीं बोलते। हाँ। तो हम इंग्लिश में हम मात क्यों खा जाते हैं? हाँ। जहाँ से इंग्लिश आई है लोग दबाते हैं आपको कि वहाँ से जाइए, वो लोग कमी नहीं निकालते। हाँ वो, और आपको यहाँ के लोग हमारे वो उस तरह से दिखाते हैं मतलब तो दैट्स और वाई कि आई एम ट्रैवलिंग की पूरी दुनिया मुझे एक्सेप्ट कर रही है, हाँ। और आप मुझे ट्रोल करने में लगे हुए हो। ऐसे ट्रोल और कमेंट्स को कैसे आप मतलब देखते हो? आप पे कुछ मतलब इसका असर पड़ता है? असर नहीं पड़ता, रिलीजियस कमेंट मुझे ज़्यादा हर्ट करती है। मतलब मैं चाहता हूँ कि जैसे रिप्लाई करते हो उनके कि ये छोड़ देते हो? जो कुछ बुरा लिखता है आपके बारे में, कई बार लोग उल्टी अब्यूज़ भी करते हैं, तो ऐसे क्या करते हो आप उन लोगों के साथ? होता है समटाइम, पहले मैं नहीं करता था रिप्लाई। क्योंकि देखिए जितने अच्छे लोग हैं उतने आपको पता है कि बिल्कुल, उस तरह की बिल्कुल, चीज़ें भी बिल्कुल, करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं आप? मैंने कहा ना कि रिलीजियस थोड़ी मुझे हर्ट करती है। अच्छा। और उससे अलावा आप मेरे कमेंट काम पे वर्क कमी निकालें, जैसे इंग्लिश में निकालें, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिप्लाई करता हूँ और मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ। बिल्कुल। मान लीजिए कोई मेरे तलफ़ुज़ में कमी निकाल रहा है, ठीक है, आई एक्सेप्ट, क्योंकि स्कूलिंग मेरी हो नहीं पाई, हाँ वो बेटर बनने मदरसा में नहीं पढ़ पाया, तो आई समटाइम आई नो कि जा और जा में क्या इतना अंतर है। राइट। लेकिन जब 15 साल आपके वो प्रैक्टिसिंग नहीं हो पाई, नहीं हो पाई तो आपके मुंह से वो जा ही निकलेगा, निकल जाता है गलती ठीक से। है। लेकिन आपको पता है पता कि जा और जा क्या होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बहुत सारे लोग कि तू ट्रैवल कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ेगा, हाँ वो रिलीजियस सेंटिमेंट से आप हर्ट हो जाते हो बहुत कि ज़्यादा जो हर्ट होता हूँ, बहुत मैं रोने लगता हूँ। ये लोग जज कर लेते हैं कि- बिल्कुल। और जज करना नहीं चाहिए, किसी को क्या पता आप कितनी पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो। भाई बहुत पर्सनल चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना पैसा तू खिदमत में लगा देता, उन्हें ये पता नहीं है मेरा कंटेंट है, यही मेरा काम है। हाँ उनको ये लगता है कि तुम चैरिटी करो, ये घूम रहे हो हाँ, मजे, हाँ, जैसे हाँ, मैंने हाँ, कहा ना बिल्कुल, कि बिल्कुल। लोगों को लग रहा है ये सिर्फ मजे कर रहा है। और ऐसे तो फिर चैरिटी करनी है, ऐसे तो फिर मोबाइल भी क्यों रखें हम? 1 लाख रुपए का जो मोबाइल रख रहे हैं, जिससे हम वीडियो शूट कर रहे हैं, वो भी हम किसी को दान दे दें। फिर इससे तो फिर हम कपड़े भी क्यों सही पहने, बात ये भी दान कर दें। तो लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये काम है इनका, सही बात है। और एक काम में इनको दिखाना पड़ता है। और आप आए हो यहाँ देखने के लिए, बिल्कुल। आप सोशल मीडिया पर या आपने जब ये इंटरनेट ओपन किया है या आप इंस्टाग्राम पर आए हो, तो कोई चीज़ देखने के लिए आए हो। मैं नहीं दिखाऊंगा, कोई और दिखाएगा। तो आप यहाँ ये नहीं बोल सकते कि ये शो ऑफ कर रहा है, ये ट्रैवलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। आजकल अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, आजकल के जो लोग होते हैं, ये इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे जितने भी ब्लॉगर्स हैं, ये कुछ लग्जरी लाइफ दिखाते हैं कि मतलब एक इन्फ्लुएंसर के साथ 2 बाउंसर है, कार्स हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं। तो आप बहुत सिंपल रहते हो, आप भी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, वो सब कर सकते हो, तो वो क्या आप में चेंज एक लेके आता है कि आप उतना शो ऑफ नहीं करते हो? तो ये आपका कोई पर्सनल रीज़न है इसके पीछे, या आप उन लोगों को कैसा देखते हैं जो ये सब कर रहे हैं? 2 चीज़ है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि वो लोग जो कर रहे हैं, बाउंसर लेके घूम रहे हैं या चैरिटी करते हैं, तो आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि क्या वो एक्चुअल में चैरिटी करते हैं? हाँ मतलब वो दिखा रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया के लिए? क्योंकि देखिए जो जितना हमें दिखता है, ये भी आपसे पूछना है कि सोशल मीडिया जैसे है आजकल का, ये दिखावा ज़्यादा हो गया है जो हमें लगता है दूर से। तो इस बारे में क्या बोलोगे आप कि सोशल मीडिया रियल है, जितना लोग दिखा रहे हैं उतना कर रहे हैं ये चैरिटी कि नहीं? मोनिश भाई, इसको शॉर्ट कर देता हूँ। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अरबाज भाई आप ट्रैवल कर रहे हो और एक तरफ बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को दान कर रहे हैं, हाँ ठीक है, और लोग मुझे यही पूछते हैं कि तू उनकी तरह वीडियो क्यों नहीं बनाता, वो तो दान कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। देखो मैं समझाता हूँ। जब मैं जापान जाता हूँ मान लीजिए, तो मेरे 10 दिन के ट्रैवल में 3 लाख रुपए खर्च हुए, और उसमें मेरे 10 ब्लॉग बने, तो मेरा एक ब्लॉग पर 30,000 रुपये का खर्च आया। और आपको पता है कि इंडिया में ट्रैवल कल्चर नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे वापस आ पाएंगे, निकल पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं एक फॉर्चुनर ले लेता हूँ किराए पर 5,000 रुपये की, 2 बाउंसर ले लेता हूँ 1500 रुपये की, 3,000 8,000 रुपये खर्च हो गए। उसके बाद एक कैमरामैन ले लेता हूँ एडिटिंग के साथ 1,000 रुपये में। उसके बाद 1,000 रुपये जो है उसमें 5 लोगों को बुलाता हूँ और सबको मैं 200 रुपये दे देता हूँ, या फिर 2 बंदों को लाकर 500 रुपये देता हूँ। 10,000 रुपये खर्च हुए, 10,000 में रोला बन गया,
कि भाई मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ और मैंने फॉर्च्यूनर का नंबर भी छुपा दिया प्राइवेसी के नाम पर। मेरे पास बाउंसर भी है, मैं लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ और इस पर मैंने स्कैनर भी लगा दिया। तो ये कंटेंट इस 10,000 रुपये में आपके पास 10 कंटेंट हो गए, 10 दिन की वीडियो हो गई। वहाँ हमें मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये चल रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, लोग समझते हैं इस चीज़ को। आप किसी की गुर्बत को दिखा करके, किसी की प्राइवेसी को हनन करने के बाद आप उस बंदे से पूछिए, जब तक उसे पता नहीं है उसकी वीडियो वायरल हुई है तो वो वाकई में समझ रहा है कि आप दान कर रहे हो। लेकिन कोई बंदा आगे कहता है कि तेरी वीडियो तो 5 लाख पहुंच गई, तुझे के प्रूफ पे कितने मिले? 200। तो वो गाली दे रहा होता है, बोले यार ये तो मेरे साथ लूट के ले गया। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि होटल में जा रहे हो आप वेटर के पास, और जो वेटर है काम कर रहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे रिलेटिव को पता चले कि मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड जो काम होता है, जो बंदा जॉब कर रहा है उसके बाद पार्ट टाइम काम कर रहा है, तो वो रिश्तेदार से छुप कर काम कर रहा है। बेटर का काम बुरा नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में इसको जो देखा जाता है वो लोगों की ठीक है। तो आपने उसको 100 रुपये दिए और उसकी वीडियो बनाई, वहाँ से मिलियंस व्यूज ले लिया आपने और इस पर स्कैनर भी लगा दिया और आप मसीहा बन रहे हो सिर्फ दिखावे के लिए। हाँ, हमने इतनी चैरिटी की। बिल्कुल। और यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप जो कर रहे हो वो दुनिया को पता है। सस्ता कंटेंट, मैं अपनी लाइफ में इतना नहीं गिरूंगा कि मैं किसी की प्राइवेसी को या किसी को हेल्प कर करके उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डालूं, दिखाऊं। हाँ। और आई कैन प्रूव, मैं इसको कई तरीके से प्रूव कर सकता हूँ। मैं गारंटीड आंखों में आंख डाल के बात कर सकता हूँ। जिस पर अपना अपना खुद का पैसा होता है ना, वो कभी दिखा के पैसा देगा ही नहीं। इस दुनिया में, इस इंडिया में 90% हम सब हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं कि आप सब्जी लेने गए होगे, आपने 50 रुपये दिए, कई बार आपके 16 रुपये रह गए, आप छोड़ देते हो। कई बार आप चाय पीने गए, चाय हुई 8 रुपये की, आपके 10 रुपये, आप 2 रुपये छोड़ देते हो। हाँ, चेंज छोड़ देता है। आप सम टाइम, जैसे अभी हम आ रहे थे कार से, आपने किसी को 20 रुपये दिए, आपकी इंटेंशन ये थोड़ी नहीं होती मैं इसकी वीडियो बनाऊं। सही बात है। और अपना देश ऐसे ही चल रहा है, 90% लोग हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने काम बना लिया, बिल्कुल काम बना लिया, बिल्कुल काम बना लिया। ये मैं इसको बिल्कुल, और दूसरी बात, नो डाउट कुछ अच्छे इंटेंशन से भी कर रहे होंगे, उनका भी काम खराब हो रहा है उनके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये सस्ता कंटेंट है और इसमें कोई दम नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ से इंसान रिवील होता है। ये मेरे पास भी ऑप्शन है करने के, आपके पास भी है, बट आप चूज कैसे करते हो? राइट। अच्छा अरबाज, ये बताइए यूट्यूब से आप कितना रेवेन्यू कमा लेते हैं? अगर डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं तो थोड़ा ये बता दीजिए कि मैं महीने का इतना कमा लूँगा कि ये कार खरीद सकता हूँ, ये घर खरीद सकता हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि यूट्यूब से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर आप इसमें कुछ। भाई टू बी ऑनेस्ट बताऊँ आपको, घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। हाँ। भाई मैं बहुत कम पैसा कमाता हूँ और बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। मैं आपको बताऊँ इसका क्या है, एक ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मेरा ट्रैवलिंग कल्चर है और इंडिया में ट्रैवल कल्चर नहीं है अभी। इंडिया में अभी खुले शब्दों में बकैती को लोग देखते हैं। बकैती क्या होता है? लोग शादी के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, लोग लड़की के साथ ब्लॉग देखना चाहते हैं। इंडिया में कंट्रोवर्सी चलती है, इंडिया में धर्म चलता है। ये 4 तरह के कंटेंट होते हैं और इसकी वीडियो ट्रेंडिंग में आती हैं, ज़्यादा आती हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग में आती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास कंटेंट रिच है आप, तो आपके पास पैसा ज़्यादा होता है। उसके बाद आप स्पॉन्सर वगैरह करते हो। हमारी ट्रैवल लाइन में जो नंबर 1 ब्लॉगर भी है, उनकी आज तक कोई वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आई, क्योंकि कल्चर ही नहीं है ट्रैवल का। तो व्यूवरशिप हमेशा हमारी डाउन रहेगी उनके मुकाबले। स्पॉन्सर्ड भी हमें कम मिलते हैं, मुझे तो मिलते ही नहीं है 99%। अच्छा, तो जो आप ये ट्रैवल करते हैं 36 कंट्रीज अभी तक हो चुकी हैं, तो ये स्पॉन्सर्ड नहीं होती हैं? पहली कंट्री मैंने जो जॉर्डन की करी थी शुरू में, जॉर्डन इजिप्ट, वो मेरी स्पॉन्सर्ड थी। उसके बाद जितनी भी कंट्री है वो मैंने अपने दम से की है और अपने ही पैसों से की हैं। अच्छा, सब आपने खुद बिल्कुल खुद किया। ओ, ये लोगों को ये भी नहीं पता। कुछ लोग सोचते हैं ना कि कुछ स्पॉन्सर्ड होंगी या कुछ। नहीं, मैंने खुद की है। और एक दूसरी तब अच्छी चीज़ है कि मेरी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है। हाँ। वो आ ही जाती है, मतलब फेसबुक पर आ जाती है, मिलियंस में व्यूज आते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं, तो वो वहाँ से निकल जाता है। बट स्पॉन्सर नहीं मिलता आसानी से। अच्छा अरबाज, आप लोगों को ऐसा क्या बोलना चाहते हैं जो, जैसे कि आपने अपना फैमिली के बारे में बताया, बहुत लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से टूट जाते हैं या जो वो कुछ ख्वाब होते हैं उनके वो हासिल नहीं कर पाते, तो वो एक शैडो में चले जाते हैं, वो हिम्मत जल्दी हार जाते हैं। लेकिन इतना आपकी लाइफ में सब कुछ हुआ, उसको आपने एक अपॉर्चुनिटी बनाया और आपने लाइफ में इतना हासिल किया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं ये सब होने के बाद लाइफ में? मैं ये बोलूँगा कि ज़िंदगी में कभी
हारना मत। और ये ज़िंदगी का सफ़र सिर्फ आपको तय करना होता है। और आई गारंटी यू कि इतना मैंने ट्रैवल से सीख लिया है कि हमें ये भ्रम होता है कि दुनिया हमारे बारे में सोच रही है, इसमें ज़्यादा जान नहीं है। और ये सफ़र आपको तय करना है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, ये दिमाग में डालना है। जज हो रहे हो आप, लेकिन आपको ये चीज़ यह होता है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। जिस दिन आप समाज को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देंगे, आई गारंटी यू दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले, सिर्फ सिवाय अल्लाह के। और सक्सेस, गारंटेड सक्सेस आपको मिलेगी। लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। ये दुनिया आपके डाउनफॉल का इंतज़ार करती है और आपको वहाँ से निकलने के बाद अपनी मंजिल तक पहुँचना है। अच्छा, बहुत लोगों ने अरबाज भाई आपकी ये जो आज की कहानी है, बहुत लोग इससे उनको नहीं पता था इस बारे में, आपकी फैमिली के बारे में। तो आपने जितना ये फेस किया है, कितना टफ होता है कि एक पेरेंटल गाइड नहीं थी आपके पास, बचपन से आप अकेले बड़े हुए हैं, इतना सब स्ट्रगल्स देखी। एक अरबाज के लिए कितना वो टफ था कि उस चीज़ से बाहर आना, और उस बाहर आने के बाद लाइफ में आप इतना अच्छा कर रहे हो माशाल्लाह। मैं मतलब हेड्स ऑफ है यार, आप इतना अच्छा कर रहे हो। तो उस चीज़ से किस तरह से आप बाहर आए और आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाया? 1.5 साल के लड़के को कुछ नहीं पता होता है। आप जब ज़िंदगी जी रहे होते हो, कर रहे होते हो, आई थिंक मेरे सबसे 8 या 9 साल का रहा हूँगा जब मुझे पता चला कि मुझे ध्यान है कोई हमारे चाचा के बारे में पता कर रहा था कि आपके चाचा कहाँ हैं। तो हम खेल रहे थे, हमने कहा ख़त्म हो गए। तो सडनली चाची आई और उन्होंने एक थप्पड़ मेरे मारा, बोले ऐसा नहीं बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि वो ऐसा नहीं बोलते, मतलब मैंने ये बोला था वो दुबक गए, वो यहाँ नहीं है। हाँ, तो बोली ख़त्म होने का मतलब कुछ और होता है। कुछ और होता है। तो इससे पहले ये बात मेरे पापा के लिए आई थी, ख़त्म हो गए थे। तब मुझे फिर मैंने कहा क्या मेरे पापा भी ख़त्म हो गए, और घर में सारे लोग चुप थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब आप बड़े होते हो तो समाज के 2 चेहरे होते हैं। एक समाज ऐसा होता है कि जहाँ पर वो मतलब कुछ और चीज़ होती है, जहाँ पर वो क्रेडिट ले रहे होते हैं। एक बात बताऊँ आपको, पाला जाता है, घर में नौकर होता है, नौकर को भी पाला जाता है। बिल्कुल। देखिए पालने पालने में फ़र्क होता है। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा कि इस दुनिया में हर एक इंसान वो लकी इंसान है जिसके पेरेंट्स हैं। बिल्कुल। अगर किसी की माँ है तो ही इज़ लकी एंड शी इज़ लकी, और जिसके पापा हैं तो वो है। और जिसके पेरेंट्स नहीं है इस दुनिया में तो वो दुनिया में सबसे बड़ा अभागा इंसान है। मुझे नहीं लगता उससे कि मैंने अपने आप को अभागा माना है कि मैं अभागा इंसान हूँ, और यही है कि वजह है कि मैं भाग रहा हूँ। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ आप कैमरे पर देखते हो ना, वो रियलिटी में कुछ और होती हैं। एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, ये मेरी चीज़ नहीं है। आप खाना खा रहे हो, खाना में नॉर्मली मतलब डेली लाइफ में क्या होता है, जब आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं, आप खाना खा रहे हो, मान लीजिए खिचड़ी समझते हो आप, तायरी बनी है, आपकी सगी बहन है, वो आपको घी नहीं डाल रही, इसलिए ताकि चाचा चाची को ये नहीं लग जाए कि ये अपने सगे भाई को घी डाल रही है। चाय बन रही है, समटाइम वो आपको चाय नहीं दे रही ताकि लोगों के दिमाग में ये नहीं आए कि वो सगे भाई का ख्याल रख रही है, सिर्फ दिखाने के लिए। हाँ। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आप इस प्रोसेस से जीते हो। मेरी कहानी नहीं है ये, लेकिन आप इस प्रोसेस से जीते हो, अब इस प्रोसेस से आप आगे बढ़ते हो। बिल्कुल। और उसके बाद एक वक्त आता है कि जब आप किसी इंसान के अंदर अपनी फैमिली देखते हो। मैंने भी प्यार किया होगा, जो लोग कहते हैं ना इस तरीके से, तो आप उसके पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स समझते हो, भाई को भाई समझते हो, और सिर्फ आपको इस वजह से मना कर दिया जाता है कि नहीं, क्योंकि इसके
माँ बाप नहीं है। विदाउट माँ बाप इस दुनिया में आप हर एक वो कष्ट सहते हो जाने अनजाने में लोगों द्वारा जो आप डिजर्व नहीं करते। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरा हाथ कांप रहा है, मतलब ये वो चीज़ है कि सम टाइम की मुझे पता नहीं ये चीज़ें कैसे जाएंगी कि हाँ वो जब तक दुनिया को नहीं पता होता ना, कि दुनिया को ये भ्रम होता है कि इसके पेरेंट है, तो खुद आपने एक्सपीरियंस किया तो आप ही जान सकते हो उस बात को। दुनिया को जब तक भ्रम होता है ना कि आपके पेरेंट है, उनका नजरिया आपके बारे में अलग होता है, अलग हो जाता है। और जब उन्हें पता चलता है कि इसके पेरेंट नहीं है ना, तो उनका नजरिया चेंज हो जाता है। और इसको मैंने ये जब ट्रैवल किया तो फील किया कि जो जंगल में शेर होता है ना, उसका चुनाव नहीं करता, वो डंके की चोट पर राजा होता है। आपके पेरेंट्स भी आपके लिए ऐसे होते हैं। बिल्कुल। जबकि आपके पेरेंट्स होते हैं ना, तो आपके चाचा भी होते हैं, आपके ताऊ भी होते हैं, सबके सब होते हैं, साथ में एक पिलर की तरह खड़े होते हैं। कोई जरा सा आपको डांट नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। जब आपके पेरेंट्स नहीं होते ना, तो आपका हर इल्जाम लगता है, आप पे चोरी का भी इल्जाम लगता है, आप पे हर इल्जाम लगता है। आपके रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जो आपको ही बुरा ट्रीट करते हैं। तो इस दुनिया में कोई भी इंसान जिसके पेरेंट नहीं है वो अभागा इंसान है इस दुनिया में। इसलिए अगर आपके पेरेंट है तो उनकी इज्जत करो, आप उनको फील करो भाई। इमोशनल कर दिया आपकी कहानी सुन के। मैं उन लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, तो कदर करिए। ये चीज़ ऐसी है कि कभी वापस नहीं आएगी आपकी लाइफ में, तो अपने माँ बाप को भी उतना टाइम दीजिए। अच्छा अरबाज़, आपको शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए? मतलब आप क्या ढूंढ रहे हैं लड़की में ऐसा कि भाई ये गुण उसमें होना चाहिए? जब आप इतना ट्रैवल कर लेते हो तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि चीज़ों से तो आप अटैचमेंट आपकी दूर हो जाती है, या आप इतना रिवील हो जाते हो कि नहीं यार, आपको पता हो जाता है क्लियर अपने बारे में अबाउट मी कि मेरे और उनके बीच एटलीस्ट 70 से 80% चीज़ें मैच होनी चाहिए। बिल्कुल। और आई लाइक ट्रैवल, राइट। तो ट्रैवल उन्हें शौक होना चाहिए। पहली चीज़, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी कास्ट से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके अपने पर्सनल फेथ से। हम दोनों किस टॉपिक पे कितना बात कर सकते हैं, लाइक ट्रैवल पर कितना बात कर सकते हैं। आई बिलीव इन किस्मत। मुझे वो इंसान चाहिए, वो इंसान मेरे लिए मैटर करता है। और आई डोंट बिलीव इन एसेट। एसेट से कोई मतलब नहीं है, बाहर की कोई भी चीज़ किसी भी काम की नहीं है। लाइक अगर मैं उसका बैकग्राउंड नहीं देखना है कि वो क्या काम, मतलब क्या पैसा, वो सब मैटर नहीं करता है आपके लिए? बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि या कोई लड़की आपको ऐसे जज कर रही है कि ये इतना मतलब कमाता है तो मैं इससे करूं, ये सब आपके लिए मैटर नहीं करता। दैट्स व्हाई आई फियर कि मुझे डर लगता है इस चीज़ से कि अगर मैं जज हो रहा हूँ इस चीज़ से कि मेरे पास पैसा है या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे डर लगता है कि शायद ये उनका भ्रम हो। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे पास ना हो इतना, लेकिन एक जो चीज़ मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट करता हूँ वो ये है कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे समझे, और उसके लिए ज़रूरी है कि मैं भी उनको समझूं और उनको मतलब एक ऐसी चीज़ हो जहाँ पर मैं और वो बात कर रहे हों। और वो मुझे लगता है कि जितना मैं ट्रैवल किया है कि हम कोई ट्रैवलर लड़की होगी तो वो चीज़ मैच हो सकती है, वाइब मिल सकती है। और असली ट्रैवलर का मतलब यह है कि जो ट्रैवलर होगी उसे चीज़ों की परवाह ही नहीं होगी। उसे ना तो घर से मतलब होगा ना वो इस चीज़ से मतलब होगा, वो भी आपकी तरह मुसाफिर और वो ऐसा होगा ऐसा हो भी नहीं पाएगा। मैं आपको बताऊं, ये ख्याली पुलाव है, ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जाने अनजाने में लड़कियां जो हैं या लड़के, वो अब जो चल रहा है वो उन्हें इंसान के रूप में, एक पार्टनर के रूप में, बिजनेसमैन ही या एक अपना एक रिटायरमेंट का एक पैकेज चाहिए, प्लान चाहिए, पैकेज चाहिए। दैट्स वाई ये तो इस जन्म में तो होने से रहा कि भाई वही चीज़ है ना, जैसे मैं सोचता हूँ कि यार कोई लड़की होनी चाहिए, तो वो इसलिए नहीं कि मैं पीछे हट रहा हूँ, इसलिए कि यार मुझे बाकी उसकी चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। चीज़ें आ जाएंगी, हो सकता है 2 साल बाद ख़त्म हो जाए। हाँ सही बात है। लेकिन वो इंसान और मैं, जो हम कितने मैच हो रहे हैं आपस में, वो मैटर करता है। चलिए आइए, एक रैपिड फायर राउंड है हमारा जो हम जाते जाते कर लेते हैं। आपको सिर्फ
वन वर्ड आंसर देना है इसमें। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? यार यूट्यूब ने मेरी ज़िंदगी बनाई है, यूट्यूब। अच्छा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? दोनों में से कोई नहीं। कोई इंसान मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपनी फीलिंग शेयर करूंगा उनसे कि भाई ये लव हो गया, तो वो अरेंज भी हो सकती है, और दोनों के बीच लव कॉमन है। हाँ लव तो होना ही चाहिए। हाँ। लव होगा जब ही आप सामने वाले को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहेंगे। आमिर TRT या प्रिंस काशिफ? यार मैं इन दोनों भाइयों को पर्सनली नहीं जानता, हाँ। सोशल मीडिया पर जानता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि काशिफ भाई उन मतलब ज़्यादा में, क्योंकि हमारा एल्गोरिदम बहुत अलग है ट्रैवल का, तो सामने वीडियो आते नहीं है, तो मेरे हिसाब से दोनों भाई अपने अपने फील्ड में अच्छा ही कर रहे होंगे। स्मार्टली बता रहे हैं, एक आंसर नहीं नहीं, तो चूज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों से मैं पर्सनली नहीं मिला हूँ। अच्छा, सलमान खान या शाहरुख खान? यार यार मैं आपको बताऊं, शाहरुख भाई को मैं इसलिए पसंद करता हूं, वहां से मुझे मोटिवेशन मिलती है जिंदगी में कि कैसे आप बिजनेस कर सकते हो, कैसे आप दुनिया पर राज कर सकते हो। और सलमान भाई तो एक ऐसे इंसान हैं जिनको दिल में बसाया जा सकता है, और उनसे ये सलमान भाई का एक अलग ओरा है। मतलब उनके पास माइंड नहीं है, मतलब वो बिजनेस वाला माइंड नहीं है उनके अंदर, वो दिल के अच्छे हैं। हाँ। और ऐसा नहीं कि वो अच्छे नहीं है। एक शाहरुख नाम खान, बताइए, सलमान खान के शाहरुख खान? दोनों हाथ, सलमान भाई शाहरुख भाई। नहीं नहीं नहीं, दोनों। मैं दोनों को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। एक भी आंसर आप नहीं वन नहीं नहीं, दोनों दोनों। जापान की चाइना? अरे यार ये तो मुश्किल हो गया। जापान या चाइना? चाइना चाइना, चलो मैं जापान के साथ जाता हूँ। पैसा या शोहरत? पैसा या शोहरत, अकॉर्डिंग मी, मुझसे पूछोगे तो मुझे कुछ नहीं, इन दोनों में से कुछ नहीं। मुझसे पूछोगे तो आप सोशल मीडिया आपको रिवील करता है। अगर मैं अमेरिका में 8 लाख रुपए खर्च करने के बाद अगर मैं 100 रुपये सेविंग पर खर्च नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं कंजूस नहीं हूँ, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और अगर मैं चीज़ों को छुपाना चाह रहा हूँ, जो एज ए ट्रेवलर होगा वो शोहरत से बचना चाहता है, वो प्राइवेसी चाहता है, तो एज ए ट्रेवलर मुझे दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। और एक दिन ऐसा होगा मैं गायब हो जाऊंगा सोशल मीडिया से। अच्छा। माउंटेन या बीच? माउंटेन। ट्रैवल ब्लॉगर नहीं होते तो क्या होते? मैं एक गाइड बहुत अच्छा हूँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों को गाइड करना, मुझे नॉलेज है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ताजमहल पर चले जाऊँ और सुबह से लेकर शाम तक 50 लोग गाइड करूँ। अच्छा, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तब मैं गाइड होता। बहुत अच्छे गाइड होते हैं। बिल्कुल गाइड होता इस तरीके से। चलो, थैंक यू अरबाज, हमें इतना टाइम देने के लिए। आप बहुत अच्छा लगा यार दिल से शुक्रिया, मतलब आप बहुत आज डीप चले गए। हाँ। और आपने वो चीज़ टच कर दी कि जिस चीज़ को मैं काफ़ी हद तक छुपाता था इस चीज़ के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना सोशल मीडिया आपको रिवील करता है। और मोनिश भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इसी में आपके उस चीज़ का जवाब है कि आप शादी के लिए कैसी लड़की ढूंढते हो। मेरे बहुत पॉडकास्ट हुए हैं आज तक, अगर मैं रो रहा हूँ या मैं निकला हूँ यहाँ से, ये चीज़ निकली है ना, तो वो जब ही निकलती है जब आपको ये लगता है कि मैं सामने वाले से इंसान से कह रहा हूँ वो सच्चा इंसान है। बिल्कुल। पहले ये फील होना चाहिए, इंसान जो रोता है ना तो वो सच्चे इंसान के लिए रोता है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सच्चे इंसान के सामने ही कहीं ना कहीं वो फील करता है उस चीज़ के लिए। तो थैंक यू मोनिश भाई, जो आपने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और दिल से अच्छा शुक्रिया। शुक्रिया। तो गाइज़, मिलेंगे जल्दी एक नेक्स्ट एपिसोड में। आज का पॉडकास्ट इमोशनल भी था, फ़नी भी था। जल्दी मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में।